फ्रेंड्स वेलकम बैक टू योर स्टडी विद स्मार्ट ब्रेन। तो फ्रेंड्स तो चलिए आज लेके आई हूँ आधुनिक भारत का इतिहास मॉडर्न हिस्ट्री शो। कल हम लोगों ने पढ़ा था यूरोपीय कंपनी का आगमन। तो आज देखते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बारे में। फ्रेंड्स अगर आप लोग चैनल पे अगर न्यू हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए, क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री आगामी किसी भी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और ख़ासकर अभी BPSC 71 जो होने वाली है उसके लिए तो और भी ज़्यादा हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए देख लेते हैं पहले यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब का शॉर्ट नोट्स। मुगल साम्राज्य द्वारा स्वतंत्र रूप से नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर मुर्शिद कुली खां 1717 से लेकर 1727 ईस्वी था। इसने अपनी राजधानी ढाका से मकसूदाबाद बनाया और नगर का नाम मुर्शिदाबाद रख दिया। इसने भूमि बंदोबस्त में इजारा व्यवस्था आरंभ की। अलीवर्दी खां 1740 से लेकर 1756 ईस्वी ने यूरोपियों की तुलना मधुमक्खियों से की तथा कहा कि यदि उन्हें ना छेड़ा जाए तो वे शहद देंगी और यदि छेड़ा जाए तो वे काट कर मार डालेंगे। इसकी मृत्यु के पश्चात उनका दोहित्र सिराजुद्दौला उत्तराधिकारी बना। ब्लैक हॉल की कथित घटना हुई 20 जून 1756 को सिराजुद्दौला के समय में हुई थी। जेजेड हॉलवेल जो शेष जीवित रहने वालों में से एक था के अनुसार 18 फीट लंबे तथा 14 फीट 10 इंच चौड़े कक्ष में 146 अंग्रेज बंदी बनाकर बंदी बंद कर दिए गया और अगले दिन उसमें से 30 व्यक्ति ही बच पाए। यह घटना ब्लैक हॉल के नाम से प्रसिद्ध है। समकालीन मुस्लिम इतिहासकार गुलाम हुसैन ने अपनी पुस्तक सियार उल मुत्खैरिन में इसका कोई उल्लेख नहीं किया है। भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव को माना जाता है। भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव को माना जाता है, जिसने प्लासी के युद्ध 23 जून 1757 में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को पराजित कर पहली बार भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व की नींव रखी थी। प्लासी वर्तमान नाम पलाशी का युद्ध मैदान पश्चिम बंगाल राज्य के नदिया जिले में भागीरथी नदी के किनारे स्थित है। क्लाइव भारत में बंगाल के गवर्नर के पद पर 1757 से लेकर 60 ईस्वी मतलब 1765 से लेकर 1767 ईस्वी तक रहा। इस दौरान उसने अवध के नवाब सिराजुद्दौला के साथ इलाहाबाद की संधि की। अंग्रेज सैनिक का एक श्वेत विद्रोह उसके समय में हुआ था। क्लाइव द्वारा बंगाल में सफलतापूर्वक एक लुटेरा राज्य की स्थापना की गई। क्लाइव एक सैनिक के रूप में जननेता था। विलियम पीटर का यह कथन है कि वह स्वर्ग से उतरा सेना नायक
था। अलीवर्दी खां के उत्तराधिकारी नवाबों में मीर कासिम 1760 से लेकर 63 ईस्वी में सबसे योग्य था। पूर्णिया तथा रंगपुर में फौजदारी के रूप में वह अपना योग्यता पहले ही दर्शा चुका था। वह अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर ले गया। संभवतः वह मुर्शिदाबाद के षड्यंत्रम वातावरण तथा कोलकाता से दूर रहना चाहता था ताकि अंग्रेजों का हस्तक्षेप अधिक ना हो। मीर कासिम ने सेना का गठन यूरोपीय पद्धति पर करने का निश्चय किया। इसके द्वारा मुंगेर में तोपें तथा तोड़ेदार बंदूकें बनाने की व्यवस्था की गई। इसके अतिरिक्त मीर कासिम राज्य की आर्थिक स्थिति को भी सुधारने के लिए प्रयत्नशील रहा। जिन अधिकारियों ने गबन किया था उस पर बड़े बड़े जुर्माने लगाए गए। कुछ नए कर भी उसने लगाए। 22 अक्टूबर 1764 को अंग्रेजों ने मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला तथा दिल्ली के मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय की सम्मिलित सेना को बक्सर के युद्ध में परास्त किया। इस युद्ध में अंग्रेजों की कमान मेजर हेक्टर मुनरो के हाथ में थी। इस युद्ध के समय बेंटिंस्टॉय बंगाल का गवर्नर था। इस युद्ध के परिणाम ने प्लासी के निर्णयों पर मुहर लगा दी। भारत में अब अंग्रेजों को चुनौती देने वाला कोई दूसरा नहीं था। इलाहाबाद तक का प्रदेश अंग्रेजों के अधिकार में आ गया तथा दिल्ली विजय का मार्ग खुल गया। बक्सर का युद्ध भारतीय इतिहास में निर्णायक सिद्ध हुआ। बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब मीर जाफर तथा दिल्ली का शासक शाह आलम द्वितीय था। इलाहाबाद की दूसरी संधि 16 अगस्त 1765 के अनुसार शाह आलम को अंग्रेजी संरक्षण में ले लिया गया तथा उसे इलाहाबाद में रखा गया। इलाहाबाद तथा कड़ा के जो क्षेत्र नवाब ने छोड़ दिए थे, शाह आलम को मिले। 12 अगस्त 1765 की संधि के अनुसार मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय ने कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी स्थायी रूप से दे दी। इस समय रॉबर्ट क्लाइव ईस्ट इंडिया कंपनी का बंगाल का गवर्नर था। इसी समय बंगाल में द्वैध शासन की शुरुआत हुई। कंपनी ने दीवानी कार्य के लिए 2 उपदीवान बंगाल के लिए मुहम्मद रजा खान तथा बिहार के लिए रजा शिताब रॉय की नियुक्ति की। शाह आलम द्वितीय का संपूर्ण जीवन आपदाओं से ग्रस्त रहा। शाह आलम द्वितीय के समय में 1803 ईस्वी में दिल्ली पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया। शाह आलम द्वितीय तथा उसके 2 उत्तराधिकारी अकबर द्वितीय 1806 से लेकर 36 ईस्वी और बहादुर शाह द्वितीय 1837 से लेकर 57 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के पेंशनभोगी मात्र बनकर रहे। 1765 ईस्वी में अंग्रेजों द्वारा सिलहट की दीवानी प्राप्त की गई तथा बर्मा युद्ध के बाद स्कॉट द्वारा सिलहट को
जयंतिया तथा गारो पहाड़ी क्षेत्रों से जोड़ने के लिए सड़कों का निर्माण किया जाने लगा, जिसके विरोध स्वरूप इन पहाड़ियों पर रहने वाली खासी जनजाति के लोगों ने अपने नेता तीरथ सिंह के नेतृत्व में विद्रोह कर दिया। के आर पनिक्कर ने कहा है 1762 से लेकर 1772 तक कंपनी ने बंगाल में डाकुओं का राज्य स्थापित कर दिया। अब देखते हैं एमसीक्यू। निम्नलिखित में से कौन एक मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर था? तो कौन था? ये थे आपको मुर्शिद कुली खान। मुगल सम्राट फर्रुखशियर द्वारा 1717 ईस्वी में मुर्शिद कुली खान को बंगाल का गवर्नर सूबेदार नियुक्त किया गया। मुर्शिद कुली खान की मृत्यु के पश्चात उसका दामाद शुजाउद्दीन बंगाल का सूबेदार बना, जिसे तत्कालीन मुगल सम्राट मोहम्मद शाह रंगीला द्वारा मान्यता प्रदान की गई। अतः मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर मुर्शिद कुली खान था। मुगल बादशाह द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम सूबेदार था। तो ये कौन थे? ये थे आपको मुर्शिद कुली खां। निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध था जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व को प्रारंभ किया? तो ये थे आपको पलाशी का युद्ध। भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व का प्रारंभ पलाशी के युद्ध से हुआ। पलाशी के युद्ध 23 जून 1757 में रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में अंग्रेजों ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को पराजित किया। नवाब की सेना 3 राजद्रोहियों मीर जाफर, यार तलीफ और राय दुर्लभ के सेना नायक में थी। नवाब की एक अग्रगामी टुकड़ी के नेता मीर मदन तथा मोहनलाल थे। सहसा एक गोली से रणभूमि में ही मीर मदन मारा गया। नवाब सिराजुद्दौला द्वारा अपने प्रमुख अधिकारियों से मंत्रणा के दौरान मीर जाफर ने उसे पीछे हटने को कहा तथा यह भी कहा कि नवाब को सेना का नेतृत्व सेनाध्यक्षों के हाथों में छोड़ युद्ध क्षेत्र में चले जाना चाहिए। सिराजुद्दौला वापस मुर्शिदाबाद लौट गया। यही उसकी हार का कारण बना। पलाशी के युद्ध ने अंग्रेजों को तात्कालिक सैनिक एवं वाणिज्यिक लाभ प्रदान किए। इसने कृषि उत्पादन और दस्तकारियों के क्षेत्र में अग्रणी 3 राज्यों बिहार, बंगाल और उड़ीसा में राजनीतिक प्रभुत्व स्थापित करने के लिए पृष्ठभूमि तैयार की। इस युद्ध ने वस्तुतः भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की नींव डाली तथा इसे भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की पहली निर्णायक सफलता माना जाता है, जबकि सर्वाधिक निर्णायक युद्ध बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी था, जिसने भारत में वास्तविक रूप से ब्रिटिश प्रभुसत्ता स्थापित की। इंग्लैंड की ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में प्रथम निर्णायक सैन्य सफलता मानी जाती है
प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध लड़ा गया था, तो ये कब लड़ा गया था? तो ये लड़ा गया था आपको 1757 में। सिराजुद्दौला लॉर्ड क्लाइव द्वारा परास्त हुआ था ये युद्ध में प्लासी। भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो ये था आपको लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव। भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव को माना जाता है, जिसने प्लासी के युद्ध 23 जून 1757 में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को पराजित कर पहली बार भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व की नींव रखी थी। निम्नलिखित में से किसे स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक कहा गया? तो ये कहा गया था आपको रॉबर्ट क्लाइव को। क्लाइव एक सैनिक के रूप में जन नेता था। विलियम पिट का यह कथन है कि वह स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक था। प्लासी का युद्ध मैदान कहाँ स्थित है? बताइए कहाँ स्थित है? ये हो गया आपको पश्चिम बंगाल में। प्लासी वर्तमान नाम पलाशी का युद्ध मैदान पश्चिम बंगाल राज्य के नदिया जिले में भागीरथी नदी के किनारे स्थित है। निम्न में से किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की थी? तो ये की थी आपको मीर कासिम ने। मीर कासिम अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर ले गया। संभवतः वह मुर्शिदाबाद के षड्यंत्रमय वातावरण तथा कोलकाता से दूर रहना चाहता था, ताकि अंग्रेजों का हस्तक्षेप अधिक न हो। सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेजों के भारत में प्रभुत्व को संस्थापित किया था, तो ये कौन से थे आपको? बक्सर का युद्ध। 22 अक्टूबर 1764 को अंग्रेजों ने मीर कासिम अवध के नवाब शुजाउद्दौला तथा दिल्ली के मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय की सम्मिलित सेना को बक्सर के युद्ध में परास्त किया। इस युद्ध में अंग्रेजों की कमान मेजर हेक्टर मुनरो के हाथ में थी। इस युद्ध के परिणाम ने प्लासी के निर्णयों पर मुहर लगा दी। भारत में अब अंग्रेजों को चुनौती देने वाला कोई दूसरा नहीं था। इलाहाबाद तक का प्रदेश अंग्रेजों के अधिकार में आ गया तथा दिल्ली विजय का मार्ग खुल गया। बक्सर का युद्ध भारतीय इतिहास में निर्णायक सिद्ध हुआ। पी आई रॉबर्ट्स ने बक्सर के युद्ध के बारे में कहा है कि प्लासी की अपेक्षा बक्सर को भारत में अंग्रेजी प्रभुत्व की जन्मभूमि मानना कहीं अधिक उपयुक्त है। यदि बक्सर के युद्ध के परिणाम को देखा जाए तो कहा जा सकता है कि जहां प्लासी की विजय अंग्रेजों की कूटनीति का परिणाम थी, वहीं बक्सर की विजय को इतिहासकारों ने पूर्णतः सैनिक विजय बताया। प्लासी के युद्ध ने अंग्रेजों की प्रभुत्व बंगाल में स्थापित की, परंतु बक्सर के युद्ध ने कंपनी को एक अखिल भारतीय शक्ति का रूप दे दिया। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा लड़े गए निम्नलिखित युद्धों में से कौन सा सर्वाधिक निर्णायक था? तो ये था आपको बक्सर की लड़ाई। निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध भारत में अंग्रेजों के आधिपत्य की स्थापना की दृष्टि से पहले सबसे महत्वपूर्ण समझा जाता है? तो ये समझा जाता है आपको बक्सर का।
बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक कौन था? तो बताइए ये कौन था? तो ये हो गया आपको शाह आलम द्वितीय। शाह आलम द्वितीय। बक्सर की लड़ाई के समय बंगाल का नवाब कौन था? तो ये थे आपको मीर जाफर। निम्नलिखित में से जिस एक शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी वह था, तो वो कौन थे? तो ये थे आपको शाह आलम द्वितीय। इलाहाबाद की दूसरी संधि 16 अगस्त 1765 के अनुसार शाह आलम को अंग्रेजी संरक्षण में ले लिया गया तथा उसे इलाहाबाद में रखा गया। इलाहाबाद तथा कड़ा के जो क्षेत्र नवाब ने छोड़ दिए थे शाह आलम को मिले। 12 अगस्त 1765 के अपने फरमान द्वारा मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय ने कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी स्थायी रूप से दे दी। इस समय रॉबर्ट क्लाइव ईस्ट इंडिया कंपनी का बंगाल का गवर्नर था। शाह आलम द्वितीय का संपूर्ण जीवन आपदाओं से ग्रस्त रहा। उसे 1788 ईस्वी में अंधा कर दिया गया। शाह आलम द्वितीय के समय 1803 ईस्वी में दिल्ली पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया। शाह आलम द्वितीय तथा उसके दो उत्तराधिकारी अकबर द्वितीय 1806 से लेकर 37 ईस्वी और बहादुर शाह द्वितीय 1837 से लेकर 57 ईस्ट इंडिया कंपनी के पेंशनभोगी मात्र बनकर रहे। 1765 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी किसने प्रदान की थी? ये की थी आपको मुगल सम्राट ने। किस गवर्नर के कार्यकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी को शहंशाह शाह आलम द्वारा बंगाल, बिहार, उड़ीसा में दीवानी अधिकार दिए गए? तो ये दिए गए आपको लॉर्ड क्लाइव के समय। सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी प्रदान की थी। तो ये प्रदान की थी 12 अगस्त 1765 को। नेक्स्ट क्या है? तो इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उपदीवान किसे बनाया था? तो ये बनाया था आपको मोहम्मद रजा खान को। इलाहाबाद की दूसरी संधि 16 अगस्त 1765 के अनुसार भगोड़े सम्राट शाह आलम को अंग्रेजी संरक्षण में ले लिया गया तथा उसे इलाहाबाद में रखा गया। शाह आलम ने उपयुक्त संधि के प्रावधान द्वारा कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी स्थायी रूप से दे दी। नज्म उद्दौला को बंगाल का नवाब स्वीकार किया, जिसके पहले नवाब द्वारा सम्राट को 26 लाख रुपये वार्षिक अदा करना था। इस समय कंपनी सीधे कर संग्रह करने का भार ना तो लेना चाहती थी और न ही उसके पास ऐसी क्षमता थी। कंपनी ने दीवानी कार्य के लिए 2 उप दीवान बंगाल के लिए मोहम्मद रजा खां तथा बिहार के लिए रजा शिताब रॉय की नियुक्ति की। मोहम्मद रजा खान उप नाजिम के रूप में भी कार्य करते थे। इस प्रकार समस्त दीवानी तथा निजामत का कार्य
भारतीय द्वारा ही चलता था, यद्यपि अधिकार कंपनी के हाथ में था। 1765 ईस्वी में दीवानी प्रदान किए जाने के बाद ब्रिटिश सबसे पहले निम्नलिखित में से किस पर्वतीय जनजाति के संपर्क में आए? तो ये आए थे आपको खासी के। बंगाल की दीवानी प्राप्त करने के पश्चात ब्रिटिश 1765 ईस्वी में सिलहट आए थे। खासी जनजाति के लोग चावल, नमक एवं सूखी मछलियों के बदले रेशम, सूती सामान, लोहा, मोम, मधु एवं सींग का व्यापार करने हेतु सिलहट की सीमा पर पहुंचा और आते थे। सीमा पर पंडुआ में आते थे। खासी पर्वतों में पाए जाने वाले चूना पत्थर का उपयोग तब बंगाल में चूना पत्थर की मांग की पूर्ति हेतु किया जाता था। कुछ समय पश्चात ईस्ट इंडिया कंपनी के ब्रिटिश अधिकारी चूना पत्थर का व्यापार करने लगे, जिससे वे खासी जनजाति के संपर्क में आए। अवध सल्तनत के हिंदू नायब वजीर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन से कथन सही हैं? तो ये हो गया आपको सी। राजा टिकैत रॉय नामक आसफुदौला के दीवान या अर्थ मंत्री थे, अतः कथन 1 सही है। अवध के नवाबों के राज्य में हिंदू अधिकारियों को भी उच्च पदों पर नियुक्ति की गई। उदाहरण आसफुदौला के दीवान राजा टिकैत रॉय व राजा झाऊलाल एवं नवाब सफदरजंग के प्रधानमंत्री व सेना नायक राजा नवल रॉय आदि इन्हीं जातियों के प्रतिनिधि थे, अतः कथन 2 भी सही है। 18वें शतक में भारत में लड़े गए युद्धों का निम्नलिखित में से सही कालानुक्रम कौन सा है? तो ये हो गया आपको अंबर युद्ध, पलासी युद्ध, बांडीवास का युद्ध और बक्सर का युद्ध। 18वीं शताब्दी में भारत में लड़े गए प्रश्नगत युद्धों का सही कालानुक्रम है आपको अंबर का युद्ध अगस्त 1749, मुजफ्फर जंग, चंदा साहब तथा फ्रांसीसियों की संयुक्त सेनाओं ने बेलूर के समीप अंबर या अंबूर नामक स्थान पर कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन को पराजित कर उसकी हत्या कर दी। मुजफ्फर जंग दक्कन का सूबेदार बन गया। इस उपलक्ष्य में उसने अपने हितकारी डुप्लों को कृष्णा नदी के दक्षिण भाग के मुगल प्रदेशों का गवर्नर नियुक्त कर दिया तथा उसकी सरकार के कुछ जिले भी फ्रांसीसियों को दे दिया। इसके अतिरिक्त मुजफ्फर जंग की प्रार्थना पर एक फ्रेंच सेना की टुकड़ी बुस्सी के नेतृत्व में हैदराबाद में तैनात कर दी गई। पलासी का युद्ध 1757 अंग्रेजों तथा बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के मध्य युद्ध के परिणाम स्वरूप अंग्रेजों का पूरे बंगाल पर नियंत्रण हो गया। क्लाइव ने मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया। नवाब बनने के बाद मीर जाफर ने अंग्रेजों को
उसकी सेवाओं के लिए 24 परगनों की जमींदारी से पुरस्कृत किया और क्लाइव ने 2,34,000 पाउंड की निजी भेंट दी। बांडीबास का युद्ध जनवरी 1760। अंग्रेजों तथा फ्रांसीसियों के मध्य युद्ध में फ्रांसीसी पराजित हुए। अंग्रेजी सेना का नेतृत्व सर आयर कूट ने, जबकि फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व काउंट डी लाली ने किया था। बक्सर का युद्ध अक्टूबर 1764 में मीर कासिम अवध के नवाब शुजाउद्दौला तथा मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना तथा अंग्रेजों के मध्य युद्ध में अंग्रेज विजयी रहे। इस युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व हेक्टर मुनरो ने किया था। बक्सर के युद्ध ने प्लासी के निर्णयों पर मुहर लगवा दी। उस फ्रांसीसी सेनापति का नाम बताएं जो 1760 के बांडीवास युद्ध में पराजित हुआ था। तो ये थे आपको काउंट लाली। बांडीवास के युद्ध 1760 में कब हुआ था? ये हुआ था आपको ब्रिटिश ने फ्रेंच को हराया था। 1760 का प्रसिद्ध बांडीवास का युद्ध अंग्रेजों द्वारा किसके खिलाफ लड़ा गया था? तो ये लड़ा गया था आपको फ्रांसीसी के खिलाफ लड़ा गया था। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? तो इसमें से आपको सही सुमेलित है आपको बांडीवास का युद्ध हुआ था फ्रांसीसी विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी का। बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 को अवध के नवाब शुजाउद्दौला, मुगल सम्राट शाह आलम तथा मीर कासिम की संयुक्त सेनाओं और अंग्रेजों के मध्य हुआ था। बांडीबास का युद्ध 22 जनवरी 1760 को अंग्रेजों तथा फ्रांसीसियों के मध्य हुआ। इस युद्ध में फ्रांसीसी पराजित हुए। यही पराजय भारत में उनके पतन की शुरुआत थी। चिलियावाला का युद्ध 13 जनवरी 1849 को लड़ा गया। इस युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व लॉर्ड गफ ने किया तथा सिख सेना शेर सिंह के नेतृत्व में लड़ी। यह युद्ध अनिर्णित समाप्त हुआ। इस युद्ध के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी था। निम्न में से किसने भारत में अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किया था? तो ये क्या था आपको मराठाओं ने। भारत में अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध मराठाओं द्वारा किया गया था। तीन आंग्ल मराठा युद्ध के बाद ही मराठा शक्ति को दबाया जा सका। मुगल साम्राज्य के खंडहरों पर मराठों ने अपने साम्राज्य की आधारशिला रखी। उन्हीं परिस्थितियों में अंग्रेजों ने भी लाभ उठाया। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध में अंग्रेजों को मुंह की खानी पड़ी। सालवाई की संधि से प्रथम युद्ध बंद हुआ। बेलेज़ली ने 1802 ईस्वी में अपने सहायक संधि के जाल में पेशवा को बांध लिया। 1818 ईस्वी में लॉर्ड हेस्टिंग ने मराठों की रही सही शक्ति को समाप्त कर ब्रिटिश सर्वोच्चता की स्थापना की। थैंक यू फ्रेंड्स। अब हम लोग पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे क्षेत्रीय राज्य और पंजाब मैसूर। फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।